नमस्कार। ये है कहानियों का संसार किस्सा कहानी। किस्सा कहानी में फिर से हाजिर हूँ मैं, भारती कुमारी। आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ हिंदी की एक कहानी, जो कहानी हिंदी भाषा की पहली कहानी होने की रेस में है। रेस से मेरा यहाँ तात्पर्य है कि जब भी ये चर्चा होती है कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, उसमें 4-5 कहानियाँ आती हैं, जिसमें माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी, इंदुमती, रानी इंदुमती, दुलाई वाली, जो मैं आपको अभी पढ़ के सुना रही हूँ। दुलाई वाली का प्रकाशन 1907 में हुआ था और इसे लिखा है बंग महिला ने। असल में बंग महिला इनका छद्म नाम था और इनका ओरिजिनल नाम था राजेंद्र बाला घोष। काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदौलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में एक मैली सी तौलिया में लपेटी हुई भीनी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियों की कई डिबियां और सुंगनी की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बज रहे थे। गोदौलिया की बाईं तरफ जो गली है, उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे से पुराने मकान में वो जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी थी। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहां एक कोठरी में उसने हाथ की चीजें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। क्या है? कहती हुई एक 10 वर्ष की बालिका आ खड़ी हुई। तब उस पुरुष ने कहा, सीता, जरा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा, ये कहकर सीता गई और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्ययुक्त होकर और झुंझलाकर बोली, आज ही जाना होगा? ये क्यों? भला आज कैसे जाना होगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते ही हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत जाना नहीं हो सकता। अरे तुम आज कहती हो, हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं, आगरे से अपनी नई बहू को भी ला रहे हैं। सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। हम सब लोग मुगल सराय के से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला। इसी से मैं झटपट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा वपड़ा जो कुछ है बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं, तब कल के बदले आज ही सही। ये सुनकर स्त्री बोली, हाँ ये बात तो है, नवल जो चाहे करावे। क्या एक ही गाड़ी में ना जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रोकोगे नहीं, रोकने से जरूरी ही उनके साथ जाओगे, पर मेरे तो नाकों दम आ जाएगी। इस पर वो पुरुष बोला, क्यों, किस बात से? स्त्री को थोड़ा गुस्सा आया, उनकी हंसी से और किससे? हंसी ठट्ठा भी राह में अच्छी लगती है, उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज मैं चौक में बैठी पूरियां काट रही थी कि इतने में ना जाने कहां से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ, ए बुआ, देखो तुम्हारी बहू पूड़ियां खा रही है, पूड़ियां खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मर गई। हाँ, भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वे बोली, खाने पहनने के लिए तो आई ही है। पर मुझे उसकी हंसी बहुत बुरी लगी। बस इसी से तुम उसके साथ नहीं चलना चाहती? अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि ये बेचारी कभी रोटी तक तो खाती ही नहीं, पूरी क्यों खाने लगी। आदमी ने उसकी बात का जवाब एक उपहास से दे दिया। इतना कहकर बंशीधर कोठरी से बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूं, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देवी की आंखें भर आईं और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई। बंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं। बनारस में ससुराल है। स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साले, साली और सास के सिवा और कोई नहीं है। नवल किशोर उनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं, पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों में गहरी मित्रता है। दोनों एक जान दो कालिब हैं। उसी दिन बंशीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की की विदा की सामग्री इकट्ठा करने लगी।
जानकी देवी भी रोती ही रोती तैयार होने लगी। कोई चीज भूलने पर धीमी आवाज से माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए? ससुराल वालों की अवस्था अब आगे किसी नहीं कि 2-4 नौकर चाकर हर समय बने रहें। सीता के बाप के ना रहने से काम बिगड़ गया है। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छूछे को कौन पूछे। एक कहारिन है, सो भी इस समय कहीं गई है। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं, वे हर घड़ी बिछोने से ही बातें करते हैं। तिस पर भी आप कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नजदीक ही तो है। बंसीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते बंसीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूं, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया मांगा तो बंसीधर ने कहा, चलो फिर इक्का ही सही है, पहुंचने से काम है। कुछ नवल किशोर तो यहाँ से साथ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। बंसीधर इक्का ले आए और जो कुछ असबाब था इक्के पर रख कर आप भी बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, जहां कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरौल के स्टेशन के पास पहुंचते पहुंचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पोंछ चुकी थी। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक बंसीधर की नजर अपनी धोती पर पड़ी और अरे, एक बात तो हम भूल ही गए। ये कहते हुए वे पछता से उठे। इक्के वाले की कान बचाकर जानकी जी ने पूछा, क्या हुआ, क्या कोई जरूरी चीज भूल गए? नहीं नहीं, एक देसी धोती पहनकर आना था, सो भूलकर विलायती ही पहन आए। नवल कट्टर स्वदेशी हुए हैं ना, वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे तो 2-4 सुनाए बिना ना रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीजें मोल लेकर क्यों रुपयों की बर्बादी की जाए। देसी लेने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश में ही। ये सुनकर जानकी जरा भौहें टेढ़ी करके बोली, धोती तो धोती पहनने से काम, ये क्या बुरी है। इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। बंसीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो 1.5 दर्जे का टिकट मिलता है। बंसीधर पलट कर बोले, और अगर मैं 1.5 दर्जे का ही टिकट लूं तो? ये सुनकर इक्के वाला चुप हो गया। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा होगा। ये सोचते हुए बंसीधर आगे बढ़ गए। यथा समय रेल पर बैठकर बंसीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुंचे। वहां पुल लांग कर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। बंसीधर एक बार चलती गाड़ी ही में शुरू से आखिर तक देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं। बंसीधर फिर सब गाड़ियों को दोहरा गए, टहरा गए, भीतर घुस घुस कर एक एक डब्बे को देखा, किंतु नवल नहीं मिले। अंत में आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और आप ना आया, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा, जाएंगे कहाँ, भेंट होने पर समझ लूंगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं है। रेल की बात ठहरी। बंसीधर झट गए और जानकी को लेकर जनानी गाड़ी में बिठाया। वो पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? बंसीधर बोले, वो नहीं आए, कोई अटकाव हो गया। ये कहकर वो बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो 1.5 का था, पर 1.5 दर्जे पर कमरा कलकत्ते के से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए 3रे दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में बंसीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर कुल 10-12 ही स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और जाने क्या क्या अगर बगड़ सोचते हुए गाड़ी कई स्टेशन पार करके मिर्जापुर पहुंची। मिर्जापुर में पेटराम की शिकायत शुरू हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है,
चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही बंशीधर ने बनारस छोड़ा था। इसलिए आप झट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुंह धोकर एक खोचे वाले से थोड़ी सी ताजी पूड़ियां और मिठाई लेकर निराले में बैठ आपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया। पीछे से जानकी की सुधाई। सोचा कि पहले पूछ लें तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं, वे रेल पर खाना पसंद नहीं करती। और पूछने पर वही बात भी हुई। तब बंशीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वे चाहते तो इस समय ड्योढ़े में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी। पर उन्होंने कहा, अब थोड़ी देर के लिए कौन बखेरा करे। बंशीधर अपने कमरे में बैठे तो दो एक मुसाफिर अधिक देख पड़े। आगे वालों में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे सब तीसरे दर्जे के योग्य जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो बंशीधर ही थे। उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वो बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। बंशीधर ने सोचा, इसके संग चलने वाले भद्र पुरुष के आने तक उनके साथ बातचीत करके समय बिताएंगे। एक दो करके तीसरी घंटी बजी। तब वो स्त्री कुछ अकचका कर थोड़ा सा मुंह खोल जंगले के बाहर देखने लगी। जो ही गाड़ी छूटी वो मानो कांप से उठी। रेल का लेना देना तो हो ही गया था, अब उसको किसी की क्या परवाह। वो अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी ना थी, केवल 2-4 आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई पड़ा तब तक वो बेचारी बाहर ही देखती रही, फिर अस्पष्ट स्वर में रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां भी थी। एक जो उनके पास ही थी कहने लगी, अरे इनकर मनई तो ना ही आइलन, हो देखो रोवल करे थन। दूसरी, अरे दूसर गाड़ी में बैठा हुई हैं। पहली, दुर्बोराई ये जनानी गाड़ी थोड़े है। दूसरी, तो भलू तो कहो। कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कौन गांव उतरबू बेटा, मिर्जेपुर चढ़े हो ना। इसके जवाब में उसने जो कहा वह सुन न सकी। तब पहली बोली, हट हम पुछला ना, हम कहाँ उतरबू हो। आई इलाहाबाद। दूसरी, इलाहाबाद कौन गांव हो गया। पहली, अरे ना ही जान लो, प्रयाग जी जहां मनई मकर नहाए जाला। दूसरी, है भला प्रयाग जी काहे न जानित, ले कहे नहीं, तोहरे पंच के धर्म से नाय दाई नहाए चुकी हैं। ऐसे हो सोमवारी और अगहन धका धका लाग रहा, तोने तोहरे काशी जी नहाए गई रहे। पहली बोली, आवे जाए केसु तो आउते जाता, बटले बाटन। फुन ईसाई तो बिचारो विपत में ना पड़ल बाटली। हे हम पंचा है राजघाट टिकस कटौली, मंगल के सराय उतरली, हो दपुना चढ़ली। फिर दूसरी बोली, ऐसे एक दाई हम आवत रहे, एक मिली और मोरे संग रही, दकौने टिसनिया पर उकर मलिकवा उतरे से जे जुरई है गड़िया खुली। अब भैया उगरा फाड़ फाड़ नरिया, ए साहब गड़िया खड़ी कर, ए साहब गड़िया तनी खड़ी कर, भला गड़िया दहिनाती काहे के खड़ी होए। फिर पहली बोली, ओ मेहररुआ बड़ी उजबक रहल, भला केहू के चिल्लाई से रेले और कहूं खड़ी होला। इसके बाद पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितने भी पुरुष स्त्रियां थी एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे बयान करने लगी। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट करती जाती। तभी तीसरी स्त्री बोली, टिकसिया पल्ले बाय का नहीं, हे साहेबुआ सुनीते कलकत्ता ताई ते मसूलिया ले ए होता नहीं कि दूर से आवत रहले, ना फरागत के बदे उतर ले। फिर चौथी बोली, हम तो इनके संगे के आदमी के देखबो ना कियो गैया। तीसरी, अरे हम तो देखले रहली, मजे एक टोपी देले रहन को। इस तरह उनकी बेसिर पैर बात की बातें सुनते सुनते बंशीधर ऊब उठे। तब वे स्त्रियों से कहने लगे, अरे तुम तो नाहक और उन्हें और भी डरा रही हो। जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे भी बहुत वहां पहुंच गए होंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूं, मेरे संग भी स्त्रियां हैं। जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन पर ही ठहरा रहूंगा। तुम लोगों में से यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना।
इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं है। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इन्हें इनके ठहरने के स्थान पर पहुंचा दूंगा। बंशीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाग्धारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, ये बात तो आप भली कही। नहीं भैया, हम पंचे काय के केहू से कुछ कही? अरे एक एक के एक करत ना बाय तो दुनिया चलत कैसे बाय। इस तरह की ज्ञान गाथाएं होने लगी। कोई कोई तो उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई कोई नाराज भी हुए। क्यों, सो तो मैं नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने भी मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला था। पिछले कमरे में केवल एक स्त्री जो फरासीसी छीट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर बंशीधर की ओर वो ताक देती और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। बंशीधर सोचने लगे, ये क्या बात है? देखने से तो ये भले घर की मालूम होती है, पर इसका आचरण अच्छा नहीं है। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने की हुई। बंशीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार में कोई खबर न गई होती तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उससे भी कोई ना आया तो क्या करूंगा? जो हो, गाड़ी नैनी से छूट गई। अब साथ की उन अशिक्षिता स्त्रियों ने फिर मुंह खोला। का भैया, जे केहू बिना टिक्कस के आवत हो तो ओकर का सजाए होला? अरे ओका ई नाही चाहत रहा कि मेहरारू के तो बैठा देलन और अफवाह तो उन टिक्कस ले के चल देलन। किसी किसी आदमी ने यहां तक दौड़ मारी कि रात को बंशीधर उसके जेवर छीन कर अपू चक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी, कुछ हमरो साझा। उसकी बात पर बंशीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने उसे खूब धमकाया। उस समय तो वो चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो बंशीधर से बदला लिए बिना ना रहता। बंशीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उससे उन्होंने कहा कि उनको भी अपने संग उतार लो। फिर उस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने गए। जानकी से सब हाल कहने पर वो बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। पर बंशीधर ने ना माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। बंशीधर के जाते ही वो बुढ़िया जिसे उन्होंने रखवाली के लिए रख छोड़ा था किसी बहाने से भाग गई। अब तो बंशीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा होगा, क्योंकि वो स्त्री बेटिकट है। लौट कर आए तो किसी को ना पाया। अरे ये सब कहाँ गई? ये कहकर चारों तरफ देखने लगे, कहीं कुछ पता नहीं था। इस पर बंशीधर घबराए। पता नहीं आज कैसी बुरी साइट में घर से निकले कि एक के बाद एक दूसरी आफत में फंसते ही चले जा रहे हैं। इतने में उससे सामने एक ढुलाई वाली को आते देखा। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है? बंशीधर का इतना कहना था कि ढुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। अरे ये क्या, सब तुम्हारे ही करतूत है? अच्छा, अब मैं समझ गया, कैसा गजब किया तुमने। ऐसी हंसी मुझे अच्छी नहीं लगती। मालूम होता है कि वो तुम्हारी ही बहू थी, लेकिन वो गई कहाँ? अरे वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी हैं, तुम भी चलो, नवल किशोर ने हंसते हुए कहा। नहीं, मैं सब हाल सुन लूंगा तब चलूंगा। और हाँ, ये तो कहो, तुम मिर्जापुर में कहां से आ निकले? बंशीधर ने शंका से पूछा। तब नवल बोला, अरे मिर्जापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूं। तुम जब मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे तब मैं ड्योढ़े दर्जे के ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्जापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे थे मैं तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने देखा तक नहीं। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, फिर सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा। फिर थोड़ा और देख लें करते करते यहां तक नौबत आ पहुंची। अच्छा अब चलो, जो हुआ उसे माफ करो। यह सुनकर बंशीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्र में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। बंशीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वो बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली ही रेल से आ रही थी बहुत तंग हुई। तुमने तो उसे नाहक रुलाया, बहुत ही डर गई थी। नहीं जी, डर किस बात का था, हम तुम दोनों ही गाड़ी में न थे? नवल बोला,
हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इत्तला कर देता तो बखेड़ा खराब हो जाता ना। अरे तो क्या, मैं मर थोड़े ही ना गया था, 4 हाथ की धुलाई की बिसात ही कितनी। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र बंधुओं में खूब हंसी हो रही थी। जानकी कह रही थी, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो इन्हें दया ना आवे। खैर, दोनों मित्र अपने अपने घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुंचे और मुझे भी उनकी ये राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में राजेंद्र बाला घोष उर्फ बंग महिला की लिखी हुई कहानी दुलाई वाली। जल्दी ही मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सब जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।